नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाला हूं कि 8th ग्रेड पे के बाद नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी हो जाएगी, बेसिक पे क्या रहने वाली है और आपका जो है डीए टीए ये कितना इंक्रीज़ होगा, एचआरए कितना इंक्रीज़ होगा, मेन सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी। जैसा कि अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है 8th ग्रेड पे की, जो कि 2026 1 जनवरी से अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कितनी सैलरी रहने वाली है, उन सभी के बारे में बात करूंगा और शायद ये जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का वर्क भी करे। देखो दोस्तों, जैसे कि अभी लेवल 7 है, तो लेवल 7 में एक नर्सिंग ऑफिसर की जो बेसिक पे है वो 44,900 है। अगर कोई भी फ्रेशर नर्सिंग ऑफिसर अभी ज्वाइनिंग लेता है तो उसको कितना बेसिक पे मिलेगा, 44,900, जिसके ऊपर उसको डीए मिलता है 53% और एचआरए मिलता है उसको अराउंड 27%। इसके अलावा टीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, नर्सिंग अलाउंसेज, यूनिफॉर्म अलाउंसेज, ये आपको मिलती हैं। तो जो आपकी मेन सैलरी बनती है, मेन सैलरी मतलब ग्रोस सैलरी, वो अराउंड 1 लाख। लेकिन जो आपको कट कर मिलती है, क्योंकि आपको एनपीएस भी कटते हैं, आपका टैक्स भी कटता है, ईएचएस भी कटता है, और जिसका सीजीएचएस है तो उसका सीजीएचएस कटेगा। कटने के बाद जो नर्सिंग ऑफिसर की इन हैंड सैलरी आती है वो अराउंड 80,000 आती है लेवल 7 में। लेकिन जब यही लेवल 8 होगा तो सैलरी बढ़ने के लिए एक फिटमेंट फैक्टर होता है। मतलब वो फिटमेंट फैक्टर मतलब उसको कैलकुलेट किया जाता अकॉर्डिंग टू जो भी इंक्रीमेंट है। जैसे महंगाई जितनी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसको जो है प्रीवियस लेवल पर अप्लाई कर कर नेक्स्ट लेवल को, नेक्स्ट जो ग्रेड पे है उसको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, इस बार का जो मतलब फिटमेंट फैक्टर जैसे मैंने पढ़ा है और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो उसमें जो बताया जा रहा है सभी गवर्नमेंट जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मतलब ग्रेड पे के अंदर बताया जा रहा है 2.5 से लेकर 3। और ये नहीं है कि अभी सेंट्रल के लिए आ रहा तो स्टेट में नहीं आने का, स्टेट के अंदर भी अप्लाई होगा और डेफिनेटली होगा। तो अराउंड जो फिटमेंट फैक्टर माना जा रहा है वो 2.5 से लेकर 3, मतलब जो लेवल 7 में है उसमें 2.5 से लेकर 3 की मल्टीप्लाई की जाएगी, देन आकर फिर बेसिक पे निकाला जाएगा। वो कोई भी पर्सन हो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, सेंटर के अंदर। तो अब मान लीजिए जैसे बेसिक पे है नर्सिंग ऑफिसर का वो 44,900 है, तो इसमें 2.5 से जब 3 की मल्टीप्लाई करी जाएगी, मतलब इसके बीच में ही रहने वाला है फिटमेंट फैक्टर। इससे ऊपर हो जाए वो बात अलग है, लेकिन इतना तो कम से कम रहने वाला, मतलब 2.5 से तो कम होगा ही नहीं होगा। तो जब इतने की मल्टीप्लाई करी जाएगी तो अराउंड जो बेसिक पे निकल कर आएगा एक नर्सिंग ऑफिसर का वो 1 लाख के आसपास आएगा। मतलब 1 लाख से 2-3 हज़ार रुपये ऊपर हो जाए, लेकिन 1 लाख से नीचे तो नहीं रहने वाला। अब इसके ऊपर जो महंगाई भत्ता अभी कितना 53% है, मतलब डीए, वो कितना इंक्रीज कर दिया जाएगा 56%। एचआरए अभी है 27%, उसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा 30%। इसके बाद आपको मिलेगा टीए, नर्सिंग अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। तो आपको जो मेन जो सैलरी बनेगी, आपकी जो ग्रोस सैलरी बनने वाली है वो 1,40,000 से लेकर 1,50,000 के आसपास बनेगी। लेकिन जो आपको कट कर मिलेगा एनपीएस, टैक्स वगैरह, क्योंकि टैक्स भी बढ़ जाएगा, तो आपको अराउंड वही 1,20,000 से 1,25,000 के आसपास फ्रेशर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिलेगा, जो कि 2026 तक की ज्वाइनिंग अगर आप ले लेते हो। अब देखो दोस्तों, अगर आपकी मेन सैलरी, ये देखो जैसे कि पता है कि आज भी लेवल 7 नर्सिंग ऑफिसर को मिलता है इतना, कहीं पर भी मतलब गवर्नमेंट में इतने और भी सारे सेक्टर्स हैं, इतने आपको तुरंत के तुरंत सैलरी 80,000 रुपये के आसपास कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन ये नर्सिंग ऑफिसर्स को है जो कि 80,000 आपको इन हैंड दिया जाता है। तो जब आपको इतनी लेवल 8 के बाद में सैलरी मिलने वाली है, इससे ज़्यादा मोटिवेशन और क्या लोगे दोस्तों, क्या लोगे इससे ज़्यादा और। तो जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, आप सभी अपनी तैयारी के अंदर जान फूंक दें कि कम से कम नोरसेट 8 नहीं सेलेक्ट होती है तो नोरसेट 9 के अंदर आप अपने आप को खुद से सेलेक्ट जरूर करवा लें। अगर आप चाहते हैं कि अपने फैमिली को, अपने माता पिता को और खुद की भी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकें, तो अभी से तैयारी में जुट जाऊं। क्योंकि देखो, आप आज क्या कर रहे हैं वो आपका आने वाला कल डिसाइड करेगा। अगर आज आप कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हो और सोच रहे हो यार मैं मूवी भी देख कर आ जाऊं, नई मूवी आई है,
मैं दोस्त के जो है बहन की शादी है, भाई की शादी है, उस में भी चला जाऊं, मैं दोस्तों के साथ में जो है तीर्थ स्थान पर भी घूमने चला जाऊं और मैं साथ में पढ़ाई भी कर लूं, तो ऐसे नहीं हो सकता। पढ़ाई एक तपस्या है, सबके बस की बात नहीं है। अगर सब पढ़ाई कर लेते तो शायद आज जितने भी पर्सन है वो सभी एजुकेटेड होते और सभी सेलेक्टेड होते। सबके बस की बात नहीं है। तो सिलेक्शन और पढ़ाई वही कर पाता है जिसमें एकाग्रता है, जिसमें तपस्या करने की भूख है, जो कि अपने सारे कंफर्ट जोन से खुद को बाहर कर कर उस जो है मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंक सके। सिर्फ वही अपने आप को जो है वही पढ़ाई कर सकता है और वही सिलेक्शन भी ले सकता है। डिसाइड आप कर लो कि लेवल 8 के बाद आपकी क्या ज़िंदगी बदलने वाली है। लेवल 7 आया था 2016 में, तो 10 साल बाद में रिवाइज होता है, हर 10 साल बाद में लेवल इंक्रीज होता है। जैसे लेवल 6 आया था तो 2006 में आया था, और उसके बाद में 2016 में आ गया लेवल 7, अब आ जाएगा 2026 में लेवल 8, फिर 2036 के अंदर आ जाएगा लेवल 9, और हर लेवल के अंदर यही फिटमेन फैक्टर को कैलकुलेट कर कर बेसिक पे इंक्रीज होता जाता है। और जब बेसिक पे बढ़ेगा तो डीए बढ़ेगा, आपका टीए बढ़ेगा, आपका एचआरए बढ़ेगा। और बताओ, जब ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, इतनी आपकी सैलरी आएंगी, तो दोस्तों आपकी लाइफ क्यों नहीं बढ़ेगी? आपकी लाइफ भी सही होगी। और इसीलिए इंडिया के अंदर आज भी गवर्नमेंट सेक्टर का ही क्रेज है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि सरकार आपको इतने सारे बेनिफिट्स देती है। भाई आपके बच्चों को पढ़ा रही है, आपको एक अच्छी लाइफ दे रही है, आपको रहने के लिए दे रही है, आपको आने जाने के लिए दे रही है, आपको कपड़े के लिए दे रही है, आपको बैग का खर्चा दे रही है, आपको जो है अगर जो है आपके माता पिता को जो है वो बेनिफिट्स दे रही है, आपकी फैमिली को वो बेनिफिट्स दे रही है, क्योंकि ईएचएस वगैरह सारे आपको मिलेंगे, सीजीएचएस पैनल वगैरह मिलेगा आपको, जो है एक जो है पेंशन भी जो है आपको मिलेगी। अभी आने वाले टाइम में क्या पता, अभी तो एनपीएस पहले था, अब यूपीएस आ गया, और आने वाले टाइम में क्या पता ओल्ड पेंशन स्कीम को भी अप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी सरकार के साथ में कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। तो देखो दोस्तों, फिर कितना बेनिफिट्स आपके लिए ऐड हो जाएंगी। श्री राम को भी जो है ना भगवान बनने के लिए अयोध्या छोड़ना पड़ा, 14 साल का वनवास लेना पड़ा। वो भी अगर चाहते तो उसी राजपाट को भोगते रहते और भगवान बन जाते, लेकिन नहीं बने। श्री कृष्ण को भी वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा द्वारका के अंदर। तो यार हम भी एक इंसान है, कुछ टाइम के लिए कंफर्ट जोन छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तैयारी सही नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप नोट्स को नहीं पढ़ रहे हैं, आप एमसीक्यूज नहीं निकाल रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है, इसीलिए 3 4 5 नंबर से रह जा रहे हो। और ये जो कमी है अगर आप इसको खुद से ढूंढ लो, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कमियों को कैसे बता सकता है, उसको कैसे पता है कि भाई कमी कहाँ रह रही है? क्योंकि आप जितना खुद को बेहतर जानते हो, कोई भी आपको उतना बेहतर नहीं जानता है। ना मैं जानता हूं, ना कोई व्यक्ति जानता है। मैं जितना खुद को जानता हूं, उतना मुझसे ज्यादा मुझे कोई और नहीं जान सकता। आप अपनी कमियों को ढूंढो, आप अपने सामने टारगेट रखो कि आज मेरे माता पिता मुझे पैसे देकर ऑनलाइन या ऑफलाइन का बैच दिलवा रहे हैं, आज वो मेरी ज़रूरतों के लिए खुद की ज़रूरतों को जो है पूरा नहीं कर रहे हैं, मैं खुद को सेलेक्ट करवा लूं और फिर मैं सभी की ज़रूरतों को पूरा करूंगा। और डेफिनेटली कहने की बातें नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर्स को जितनी सैलरी मिल रही है, इतनी कहीं और सैलरी किसी भी डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग में आपको सैलरी नहीं है। आप चाहते हैं कि इतनी सैलरी लें और आप चाहते हैं कि भाई आपकी लाइफ सिक्योर हो, तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। आज से तैयारी के अंदर जुट जाओ, और बहुत जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाला हूं कि क्या हमें एम्स सीआरई का फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर हमें जो नर्सिंग ऑफिसर का नोरसेट का पेपर है उसको फिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन के अंदर है। बहुत जल्दी वीडियो के अंदर मिलूंगा मैं। वीडियो अभी यहीं तक। कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट था या नहीं, प्लीज आप सबके कमेंट का मुझे जो है वेट रहेगा। आप सभी अपना प्यार देते रहें। फिर से मिलता हूं बहुत जल्दी। धन्यवाद।